नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन-कौन से आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रेनिंग क्रिटिक। देखिए दोस्तों, आज गांधी जी का स्पेशल डे है। आज हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका बर्थडे है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आपको मिल चुकी है, और लाल बहादुर शास्त्री जी पे भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है जिसका नाम है द प्राइम मिनिस्टर इंडिया ऑलमोस्ट फॉरगॉट। तो यहाँ पे जो भी लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उनकी बायोग्राफी, उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आपको मिल जाएगी। महात्मा गांधी जी हमारे प्यारे बापू, इनके ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको मिल गई होगी। देखते हैं कौन कौन से बाकी आर्टिकल हैं। तो कंस्ट्रेनिंग क्रिटिक, एमनेस्टीज डिसीजन टू स्टॉप शॉप इन इंडिया इज अनफॉर्चुनेट। रिसेंटली मैंने कल या परसों के करंट अफेयर्स में आपको ये बताया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है कि इंडिया में वो अपने ऑपरेशंस को बंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली कंट्री है जहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है। इससे पहले रशिया में भी बंद कर चुकी है, और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो वहां की रूलिंग पार्टीज हैं उनमें कुछ ना कुछ रिफ्ट देखा गया है। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम ही ऐसा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी इंडिया के केस में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसा क्या किया कि गवर्नमेंट को बंद करने की जरूरत पड़ गई, और क्या जो गवर्नमेंट ने ये किया है वो सही है या गलत है। जो हिंदू में ये आर्टिकल छपा हुआ है, इसके व्यू पॉइंट्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, अनडाइंग एम्बर्स। ये कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं और किस किस तरीके के राक्षस घूम रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो इस तरीके के आर्टिकल्स को देख के पढ़ के देखने को मिलता है। हाथरस विलेज इन यूपी में एक दलित गर्ल, 19 साल की दलित गर्ल की मृत्यु हो गई। ठीक है, एलिजेडली रेप्ड एंड असॉल्टेड। जल्दी ही इन लोगों को पकड़ के मारा जाए, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, चूंकि रूल ऑफ लॉ को भी डिजर्व नहीं करते इस तरीके के लोग। तो यहाँ पे कुछ लीगल प्रोविजंस जो हैं इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, वो लीगल प्रोविजंस होने के बावजूद भी इस तरीके से इवेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, ये बात इस आर्टिकल में कहा गया है। अब हमेशा ही हम लोग बात करते हैं कि चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, बट तब भी इस तरीके के इवेंट्स होते ही रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, शुड ऑनलाइन गैम्बलिंग इन इंडिया बी रेगुलेटेड। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो लोग यूपीएससी 2020 का मेंस देंगे, हो सकता है कि उनके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात की जाए। आजकल डेट में अगर आप टीवी देखते हो तो भैया ड्रीम 11 के एड्स डोमिनेंट है। तो धोनी को ले लीजिए, चाहे बाकी प्लेयर्स को ले लीजिए, सब ड्रीम 11 के एड्स कर रहे हैं। यूट्यूब में आपको चलते नजर आते हैं, कभी कभी रमी पैशन के आपको एड्स चलते नजर आते हैं। तो ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग की कैटेगरी है, क्या ये बैन होनी चाहिए? क्या ये गेम ऑफ चांस है या फिर ये गेम ऑफ स्किल है? गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का मतलब क्या होता है कि कसिनो में गए और कसिनो में आपने 9 नंबर पे पैसा लगा दिया। अभी आप 9 नंबर अगर आपका आ गया तो आपको 35 गुना पैसे मिल जाएंगे, सॉरी 36 टाइम्स। और नहीं आया तो आप हार गए अपने पैसे। तो वो तो एक गेम ऑफ चांस हो गया। गेम ऑफ स्किल, तो यहाँ पे ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये गेम ऑफ स्किल है, ऐसा बहुत अलग अलग हाई कोर्ट्स ने बोला है। तो ये जो पूरी की पूरी डिबेट है ऑनलाइन गैम्बलिंग पे, इसमें गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स किस तरीके से डिसाइड करता है। गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स ने इसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या बोलना है, और आगे इसमें कुछ और कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा। एक्चुअली ये जो आर्टिकल है वो 3 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं उसके हिसाब से है, लेकिन मैं उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को काट छांट के आपके सामने लेके आऊंगा। और फाइनली एक आर्टिकल, स्ट्रेटेजिक डीलिंग विद चाइना। फिर इंडिया चाइना तो डोमिनेंट है भाई। तो यहाँ पे आर्टिकल में बोला जा रहा है कि चाइना जो कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, इंडिया जो भी रिटेलिएशन कर रहा है वो एक नी जर्क रिस्पॉन्स है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का जो रिस्पॉन्स है चाइना को, वो लॉन्ग टर्म में सूटेबल नहीं है। चाइना ने लॉन्ग टर्म में जिन पॉलिसीज को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, कुछ कुछ उसी तरीके से इंडिया को भी इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसको हम इस आर्टिकल में देखेंगे। तो इतने आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बाबरी मस्जिद डेमोलिशन पे है, तो मैं बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, इतने सेंसिटिव टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स खुद ही नहीं बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो के पीडीएफ के लिए, लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी जेन्युइन क्वेरीज को जवाब दूंगा। साथ साथ आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए। अब आ जाते हैं कंस्ट्रेनिंग क्रिटिक, एमनेस्टीज डिसीजन टू क्लोज शॉप इन इंडिया इज अनफॉर्चुनेट। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया भर के देशों में सिविल सोसाइटी में एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंपॉर्टेंट जगह रखता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1977 में। इसने अपने ऑपरेशंस को इंडिया में बंद कर दिया है। जब इन्होंने अपने ऑपरेशंस को इंडिया में बंद किया तो क्या रीजन दिया ऑपरेशंस बंद करने का, कि इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है स्टेट एजेंसीज ने। स्टेट एजेंसीज जैसे कि आपका सीबीआई हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, कहीं ना कहीं ये एजेंसीज इन्वॉल्व है और बहुत लंबे समय से ये एजेंसीज का ये बोलना है कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये इंटेंशनली इंडिया में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है एमनेस्टी इंटरनेशनल के अगेंस्ट ये इसलिए भी है क्योंकि जो गवर्नमेंट के डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उनमें ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 के अंदर 35A के अंदर 5 अगस्त 2019 को उसको हटा दिया गया। तो 370 इनऑपरेटिव हो गया, 35A को हटा दिया गया। अब इस चीज़ की रिपोर्टिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलेआम से करी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास फॉरेन सोर्सेज से पैसा आ रहा है ताकि इंडिया डोमेस्टिक फ्रंट में जो कुछ भी कर रहा है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। और आप देखो दोस्तों कि इस तरीके की जो चीजें हैं ना, जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आप कह सकते हो कि पिछड़े हुए सेक्शंस की मदद के नाम पे, अब आप सोचिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को आप पॉइंट आउट करो। तो अब ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है सरकार का कश्मीर की स्टेटस को बदलना। तो कश्मीर के स्टेटस को बदलने को क्रिटिसाइज करने लगे एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले। और एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले काफी आप कह सकते हो इमेज को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी सरकार ने कुछ चेंजेस किए, उस चेंजेस को बहुत अलग तरीके से रिपोर्ट किया, गलत तरीके से रिपोर्ट किया एमनेस्टी इंटरनेशनल में। और ये ऑर्गेनाइजेशन भले ही बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि इनको बाहर से पैसा आता है। और बाहर से जो फॉरेन फंडिंग होती है उसके बहुत सी वजह हो सकता है कि चाइना ऐसे ही बहुत सारे और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से पैसा घुमा के इंडिया में पहुंचाता हो ताकि इंडिया का जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है वो हमेशा अनस्टेबल रहे। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट इनके ऊपर पलट के आती है। हाँ, पूरी तरीके से भी ये बोल देना कि भाई ये एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले कुछ करते ही नहीं है, ये भी गलत है। जैसे कि हमारे देश में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एमनेस्टी ने बहुत काम किए। टॉर्चर को एंड करने के लिए बहुत से कैंपेन चलाएं, लीगल कैंपेन्स, डेथ पेनल्टी को एबोलिशन के लिए लीगल कैंपेन्स चलाएं, रिफ्यूजी राइट्स के लिए लीगल कैंपेन्स चलाएं। और दुनिया भर में अगर आप देखो तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वो बहुत सारी रूलिंग रिजाइम्स के कन्फ्रंटेशन में आया है। चाहे वो एक डेमोक्रेटिक रूलिंग अलायंस हो इंडिया में, चाहे वो अथॉरिटेरियन हो जैसे कि अफ्रीका वगैरह में है। अब रशिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करना बंद कर चुका है, इंडिया में भी अब ये काम करना बंद कर चुका है। अब बात यह है कि जब बात आती है डेमोक्रेटिक रिजीम्स की, तो डेमोक्रेटिक रिजीम्स में होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से चीजें नहीं चलाएंगे। अभी जो संविधान में लिखा है अगर आप उसके हिसाब से चल रहे हो तो भाई आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल को बंद नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ऐसा यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। किसी भी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए इंटीमिडेशन के थ्रू, रिस्ट्रेनिंग एक्शन के थ्रू। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड कर दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास पैसा आना बंद हो गया। लेकिन हमारी रूलिंग गवर्नमेंट भी क्या करे, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीत जात के आती हैं और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के लोग हैं उनके सामने जो भी रूलिंग डिस्पेंसेशन उसकी इमेज खराब करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के दौरान ही इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। इससे पहले जब यूपीए का अलायंस था उस समय पे भी क्रैकडाउन हुआ था, बट कहा जा रहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के समय पे जो क्रैकडाउन हो रहा है वो क्रैकडाउन ज्यादा खतरनाक है, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। अभी आपको यह जानना है कि एफसीआरए एक्ट में जो रिसेंटली अमेंडमेंट किए गए वो क्या हैं, तो आप 25 सितंबर 2020 वाला ये हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन देखिए, वहां पे एफसीआरए में जो जो भी अमेंडमेंट किए गए उनको मैंने आपको बताया है। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल था ये क्या करता था कि भाई देखिए एफडीआई से पैसे इसके पास आते थे। एफडीआई आप समझते हो ना, एफडीआई का मतलब ये होता है कि बाहर से पैसा इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट हुआ, या तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब कोई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही, ब्राउनफील्ड मतलब कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसमें स्टेक खरीद लिए। इससे ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, जॉब पैदा होती है, नेशनल डेवलपमेंट होता है। लेकिन वो फॉर प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं। सरकार क्या बोलती है
कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है, तो ये एफडीआई कैसे मंगा सकते हैं, इनका पैसा मंगाने का तरीका ही गलत है, तो उसको ब्लॉक कर दिया। ओके, आप इस वीडियो को देख लीजिए जाके, तो एफसीआरए एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो बस एंड में यही बोला जा रहा है कि इस तरीके की जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी ऐसे मैकेनिज्म को लेके आते हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी आती है। जैसे आरटीआई एक्ट के आने में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एक्टिव थे। नरेगा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में, सॉरी ये बीच में फोन आने लगते हैं, रियली सॉरी। तो नरेगा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में रेगुलरली रिपोर्टिंग होती है इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। फिर प्राइवेसी राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटीज के राइट्स को, इन सब चीजों को देखने में इन एनजीओ का एक मेजर रोल है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर लगाम कसना इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अनडाइग एम्बर्स, रिसेंट केस आपने सुना ही होगा। हाथरस नाम की जगह है यूपी में, वहां पे एक 19 साल की बच्ची का, दलित गर्ल का रेप करके, मतलब उसकी जान ही चली गई। ठीक है, उसका क्रमेशन हो गया, उसके स्पाइनल कॉर्ड में चोट आई थी, ब्रूटली उसको असॉल्ट किया गया। इस तरीके की इनह्यूमन एक्ट है, बोलने में भी अजीब से लगते हैं। भगवान करे जल्दी ही इन लोगों को सजा मिले। तो अब बोला यह जा रहा है कि इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं। आप देखिए, निर्भया रेप केस जो हुआ था, वैसे तो इंडिया में रेप केसेस बहुत कॉमन है। ठीक है, कितने भी स्ट्रांग नियम कानून बना लो, लेकिन ऐसे ऐसे हैवान घूम रहे हैं कि कुछ कहना ही नहीं है। तो जो ये वाला केस था, निर्भया रेप केस, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था दिल्ली में 2012 में। उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई लेड बाय जस्टिस जेएस वर्मा। इनकी रिकमेंडेशंस के आधार पे द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को 2013 में अमेंड किया गया और कुछ चेंजेस इंडियन पिनल कोड में भी लाए गए। और निर्भया कांड में जो 4 कन्विक्टेड लोग थे उनको डेथ की, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया। एक की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी। बात यह है कि जब आप इतने स्ट्रॉन्ग लॉस लेके आ रहे हो और कहीं ना कहीं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब कि जो ब्रूटल असॉल्ट वाले केस होते हैं, उसमें पूरा उस इंसान को भी पता है कि अगर वो इस एक्ट को करेगा तो उसको फांसी की सजा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर नहीं है, तभी इस तरीके की चीजें बार बार हो रही हैं। यहां पे ये चीज पॉइंट आउट करी जा रही है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा देखोगे तो उत्तर प्रदेश में जो नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है 2019 में, वो सबसे ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 14.7% ऑफ द क्राइम्स इन इंडिया अगेंस्ट वुमेन हैव बीन कमिटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है इस हाथरस रेप केस को देखने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने 25 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर एक हेल्प देने की कोशिश कर रही है उस अफेक्टेड फैमिली को, उसको सेफ्टी देने की कोशिश कर रही है, एक अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास का ये मामला नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी गलती को मान रही है और ये समझ में आ रहा है कि हाँ, सच में एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई। और ग्राउंड लेवल पे ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि कास्ट टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई, कास्ट ह्यूमिलेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और पता नहीं कभी खत्म होगा, कब तक आपस में ही लड़ेंगे, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डाटा है, उत्तर प्रदेश में जो नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है इन 2019, ये पूरे इंडिया के 14.7% है। निर्भया केस के बाद जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनी थी, जिसके चलते क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में चेंजेस किए गए, इंडियन पिनल कोड में चेंजेस किए गए। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आज कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल, शुड ऑनलाइन गैम्बलिंग इन इंडिया बी रेगुलेटेड। देखिए, ये आज का मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। रेगुलेशन रेदर देन अ बैन could bring it with several benefits as seen in other countries। यहां पे देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो स्किल ऑफ गेम है और स्किल ऑफ चांस, ये बेसिकली है क्या चीज, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। आई एम रियली सॉरी। देखिए, गेम ऑफ चांस क्या होता है कि आपने सट्टा लगाया। गेम ऑफ स्किल क्या होता है कि आपने स्किल के बेसिस पे डिसीजन लिया और आप चीजें जीते। जैसे कि आप कसिनो में जाओ तो एक गोला सा घूम रहा है, एक गेम है, उस गेम का मैं नाम भूल रहा हूं, हाँ, रोलेट बोलते हैं उसको। तो रोलेट गेम में क्या होता है कि एक गोला सा घूम जाता है, उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो बहुत तरीके का गेम होता है। तो ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो अगर ऑड नंबर पे आप पैसा लगाते हो और आपका नंबर ऑड आ जाता है जिसमें एंड में बॉल रुकती है, तो आपको डबल पैसे मिल जाएंगे। इवन पे अगर आप नंबर लगाते हो और आपका इवन नंबर आ जाता है तो आपको डबल पैसे मिल जाते हैं। अगर आप ऑड पे लगाते हो और इवन आता है तो आप हार जाओगे। दूसरे, इसमें शायद 36 मेंबर्स होते हैं, तो इन 36 में से किसी एक नंबर पे आप बेट लगाते हो
और मान लीजिए वो नंबर आ गया तो आपको 36 गुना पैसे मिलेंगे। तो ये गेम है, काफी हद तक ये जो गेम है दिस इज अ गेम ऑफ चांस। इसमें आप किसी तरीके का कोई दिमाग नहीं लगा सकते। अभी आप ओशंस 11, ओशन 12 जैसी मूवी देखोगे तो वहां पे तो भैया इस लेवल की साइंस और दिमाग लगा रखा है कि इसका आउटकम भी लोग गेस कर लेते हैं, बट वो इलीगल होता है। कहीं ना कहीं कसिनो में जो इस तरीके के गेम्स चलते हैं ना, ब्लैक जैक, पोकर, आपके ये रोलेट जैसे, ये बहुत हद तक चांस पे डिपेंड करते हैं, आपकी किस्मत पे डिपेंड करते हैं। इसको बोला जाता है गेम ऑफ चांस। अब आज की डेट में आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म सुन रहे होंगे, जैसे कि ड्रीम 11 करके प्लेटफॉर्म, इसका तो इतने ऐड आते हैं कि पूछो मत। एक पेटीएम फर्स्ट गेम्स करके प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये बोला जाता है कि दे आर प्रॉक्सीज फॉर ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन अभी देखिए गैम्बलिंग क्या होती है, गैम्बलिंग होता है सट्टा लगाना, कि आपने सट्टा लगा दिया कि हाँ भाई मैं इस चीज पे पैसा लगाता हूं, मैं जीतूंगा कि नहीं। तो गैम्बलिंग, बेटिंग, ये एक तरीके की चीजें बोली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रीम 11 जैसे गेम्स को कुछ इस तरीके से हमारे सामने लेके आया गया है कि इनको गेम्स ऑफ स्किल बोला जा रहा है। ठीक है ना। आप समझिए, गेम्स ऑफ चांद कि आपने किसी एक चीज के ऊपर सट्टा लगा दिया और फिर आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि उसका आउटकम क्या होगा। गेम्स ऑफ स्किल क्या होता है कि आपको थोड़ा लेवरेज दिया गया है कि आप अपना दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के खेलो, और अगर आप जीत गए तो बढ़िया है। अब देखिए, गैम्बलिंग और बेटिंग है एक स्टेट सब्जेक्ट, यानी स्टेट के पास ताकत है कि गैम्बलिंग और बेटिंग से रिलेटेड लॉज एक स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना खुद की गैम्बलिंग के लेजिस्लेशन बना रखे हैं, और हर स्टेट का जो लेजिस्लेशन है उसमें गैम्बलिंग में गेम्स ऑफ स्किल को हटा रखा है, यानी गेम ऑफ स्किल इज नॉट कवर्ड अंडर गैम्बलिंग। यानी आप अपने स्किल के बेसिस पे कोई गेम खेल रहे हो तो उसको गैम्बलिंग नहीं बोला जाएगा। अभी बात आती है ड्रीम 11 जैसे गेमों की। तो ड्रीम 11 जैसे गेमों में, अब मैंने कभी नहीं खेला लेकिन मैं ऐड से समझ गया कि भैया सौरव गांगुली जी ने अपनी टीम बनाई तो तुम अपनी टीम बनाओ, उसके अगेंस्ट खेलो। शेन वॉटसन ने अपनी टीम बनाई, तो मतलब आपके सामने एक ऑनलाइन ऐप है। उस ऑनलाइन ऐप में से आप अपने 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। वो 11 प्लेयर्स रियल गेम में किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, कितने रन स्कोर करेंगे, कितने विकेट लेंगे, क्या इकोनॉमी का रन रेट देंगे, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। तो ऑब्वियसली आप यहां पे जो भी सट्टा लगाओगे वो सट्टा लगाओगे उस पर्सन के स्किल पे। लेकिन देखिए, जब भी आप गेम खेलने जाते हो क्रिकेट का, तो उस खिलाड़ी को भी नहीं पता होता है कि वो उस दिन कैसा खेलेगा। ठीक है ना, क्योंकि उस दिन उसकी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा खेलता है, उसकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। रोहित शर्मा किसी किसी दिन डबल सेंचुरी मार जाता है, किसी किसी दिन जीरो पे आउट हो जाता है। तो अब बात यह है कि देखा जाए एक एंगल से तो ड्रीम 11 जैसे गेम सट्टे हैं, एक एंगल से देखा जाए तो ये स्किल है। अगर आप नागालैंड स्टेट की बात करो, तो नागालैंड स्टेट ने जो अपना लेजिस्लेशन बना रखा है ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर, उसमें उन्होंने गेम्स ऑफ स्किल के लिए एक अलग से लेजिस्लेशन इनेक्ट कर रखा है। यानी अपने इस लेजिस्लेशन में इन्होंने बता रखा है कि एक्चुअली में एक गेम ऑफ स्किल क्या है। बट ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने गेम ऑफ स्किल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो गेम ऑफ स्किल है ना वो गैम्बलिंग के अंदर नहीं आती। अब बात यह आती है कि जब गेम ऑफ स्किल गैम्बलिंग के अंदर नहीं आती है, तो यहां पे एक बहुत बड़ी चीज निकल के आएगी कि कौन सा गेम गेम ऑफ स्किल है और कौन सा गेम गेम ऑफ चांस है। तो अगर कसीनो जैसी चीजों की बात कर लो, तो कसीनो जैसी चीज तो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आता है कि बेसिकली दिस इज अ गेम ऑफ चांस, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ड्रीम 11 जैसे गेम प्ले में आ जाते हैं, तब चला जाता है मैटर जुडिशरी के अंदर। फिर जुडिशरी के पास ये ताकत आ जाती है कि वेदर अ पर्टिकुलर गेम फॉल्स विद इन द एम्बेट ऑफ गेम ऑफ स्किल और नॉट। अब आप देखो, ड्रीम 11 की बात कर लो, डेली फैंटेसी स्पोर्ट की बात कर लो, इनको लेके बहुत सारी हाई कोर्ट्स में 2017 से केस जा रहा है। 2017 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए ये जो ड्रीम 11 गेम का फॉर्मेट है, जिसमें आपको 11 प्लेयर्स को पिक करना है एक रियल लाइफ मैच से, और वो 11 प्लेयर्स जिस तरीके से खेलेंगे उनको पॉइंट्स मिलेंगे, और उनके पॉइंट्स के आधार पर जिस भी पर्सन ने उस ऐप में उन प्लेयर को चुना है उसको पैसे मिलेंगे। तो ये दिस डजंट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गैम्बलिंग, ये बोला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। कुछ ऐसा ही ऑर्डर 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया। कुछ ऐसा ही ऑर्डर कुछ साल पहले यानी 2018 के लगभग राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया था। राजस्थान 2018 में दिया था, 2020 में दिया था, वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो जो अपना डिसीजन है वो ड्रीम 11 के फेवर में दे दिया। लेकिन 6 मार्च 2020 को ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि भैया देखो ये जो गेम्स है ना जिनको आप गेम ऑफ स्किल बोल रहे हो, ये एक्चुअली में गेम ऑफ स्किल है नहीं, ये गेम ऑफ चांस है।
तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ये हियर कर रही है कि सबके नोटिस, मतलब सबके जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, खेलने वाले लोग हो गए, जितने भी प्लेयर्स हैं सबको नोटिस इशू किए गए हैं, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर उसको रोक लिया गया है। और एक्चुअली में मेरिट्स का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि भैया ये जो ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये गेम ऑफ स्किल है और गेम ऑफ चांस है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो बहुत मेजर है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि ये सारे गेम्स गेम ऑफ चांस है, तो भैया ये स्टेट रेगुलेशन के अंदर आ जाएंगे और बैन हो सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि नहीं ये गेम ऑफ स्किल है, तो फिर ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है पूरे देश में चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ओनस आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के ऑनलाइन गेम्स को, खासकर ड्रीम 11 को, गेम ऑफ स्किल बोलता है या गेम ऑफ चांस बोलता है। अब सवाल उठता है कि भाई गेम ऑफ स्किल क्या है, क्या इसके बारे में स्टेट एक्ट्स में लिखा है? तो मैंने पहले बता रखा है कि ज्यादातर स्टेट एक्ट्स में क्लियरली लिख नहीं रखा है कि क्या गेम ऑफ स्किल है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ऐसा कोई डिसीजन गया है तो बिल्कुल एक गया है, एक जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने सत्यनारायण केस में। सत्यनारायण केस में ये जो कार्ड गेम है रमी ऑनलाइन वाला, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए इस गेम में स्किल डोमिनेट करती है, इसीलिए यहां पे चांस का गेम कम है, स्किल का गेम ज्यादा है। इसलिए रमी वाले गेम को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? गेम ऑफ स्किल। उन्होंने बोला कि चांस का एंगल है, चांस का इन्वॉल्वमेंट है, बट चांस का इन्वॉल्वमेंट बहुत लिमिटेड है, तो ये बेसिकली गेम ऑफ स्किल है और रमी पैशन आपका ऑनलाइन बढ़िया तरीके से चल रहा है, उसको कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन ड्रीम 11 के ऊपर यहाँ पे बातचीत हो रही है और प्लेटफॉर्म्स बहुत अलग अलग हैं। तो आप सोचो सुप्रीम कोर्ट इस ड्रीम 11 वाले केस में किस तरीके का डिसीजन देगा, इस बात पे डिपेंडेंट करेगा कि ये पूरी ऑनलाइन जो इंडस्ट्री चल रही है, जिसको आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत इलीगल है, चूंकि इसमें चांस वाला एलिमेंट आता है, ये स्टेट के रेगुलेशन के अंदर आएगी या नहीं आएगी। यहाँ मेन चीज है स्टेट के रेगुलेशन के अंदर आना। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इनको गेम ऑफ चांस बोलना चाहती हैं, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट इनको गेम ऑफ चांस बोलेंगी तो इनका रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर रेवेन्यू लगा सकती है, कुछ टैक्सेस लगा सकती हैं, कुछ पैसा कमा सकती हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गेम ऑफ स्किल, तो भैया ये स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बाहर निकल जाएंगे और पूरे देश में चलेंगी। इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें लीगल और इलीगल कंपोनेंट दोनों हैं। आप देखो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, तो आप कह सकते हो ऑनलाइन पेड गेमिंग है, बहुत सारी फ्री और कैजुअल गेमिंग भी चलती है इंडिया में। आप सिक्किम चले जाइए, गोवा चले जाइए, वहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से कसिनोज ऑपरेट करते हैं। हॉर्स रेसिंग को भी इंडिया में काफी हद तक रेगुलेट कर रखा है, तो इस नंबर के घोड़े पे पैसा लगाओ, इस नंबर के घोड़े पे पैसा लगाओ। सिक्किम और गोवा में जाइए, आपको सामने सामने कसिनोज ऑपरेट करते नजर आएंगे। गोवा में तो नाना प्रकार के डल्टिन रॉयल, डल्टिन, ठीक है, जैक, बहुत सारे ऐसे कसिनोज हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी भी बहुत क्लियर दिखती है। ये लोग क्या करते हैं कि 1,500 रुपए प्रति हेड में या 2,000 रुपए प्रति हेड में आपको एक एंट्री वाउचर देंगे, तो आप उस एंट्री वाउचर से अंदर जा सकते हो उस कसिनो के। आप फैमिली के साथ भी जा सकते हो, बहुत प्रॉपर माहौल होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दो अलग अलग लेवल होंगे कसिनो में, ऊपर चल रहा होगा कसिनो और नीचे होगा इंटरटेनमेंट डेक। तो इंटरटेनमेंट डेक में खाने पीने की चीज़ें होंगी, फैमिलीज यहाँ पे बैठ के इंटरटेनमेंट देखती हैं, जो डांस ट्रूप्स हैं वो डांस करते रहते हैं, और साथ साथ इस फैमिली में जो शौकीन किस्म के लोग हैं वो ऊपर बैठ के कसिनो खेल रहे होते हैं। अभी जुआ तो एक तरीके का नशा है। जुआ में आपको वो लोग कुछ कॉइन्स दे देंगे, तो 1,500 रुपए में आपको बोलेंगे कि 1,000 रुपए के हम आपको टोकन दे रहे हैं, कॉइन्स दे रहे हैं, आप जाके खेलो। आप 1,000 रुपए के कॉइन्स खेलोगे, जाके जीतोगे, हारोगे, तो आपके अंदर एक अर्ज आएगी कि भैया मैं भी खेलता हूं। बगल में एक एटीएम लगा होगा, तो आप अपने एटीएम से पैसा निकाल के हो सकता है खेलने लगो। तो मतलब इन कसिनोज की मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरीके से काम करती है कि ये लोगों को पहले तो एक झांसा देते हैं कि हाँ भाई आप इसका एक मजा लो आके, और जब आपको मजे की आदत पड़ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आगे खेलने लगोगे। इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा इलीगल कंपोनेंट है, बट फिर भी कसिनो इंडस्ट्री चल रही है, गोवा में खुलेआम चल रही है, गोवा में चल रही है, सिक्किम में चल रही है। और ये जो केपीएमजी और कंपनी है, इसने एस्टिमेट किया कि जो इंडिया की कसिनो इंडस्ट्री है, दिस इज वर्थ समवेयर अराउंड $150 बिलियन। यहां पे एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है कि देखिए ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे ये आपका गेम ऑफ चांस है, चाहे आपका गेम ऑफ स्किल है, आप एक काम करो, इन पे बैन लगाने के बजाय आप इनको रेगुलेट करो। इनके रेगुलेशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है रेवेन्यू आर्गुमेंट। इन गेमिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी लगता है, ह्यूज सोर्स ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस गेमिंग इंडस्ट्री को, जो कसिनोज की इंडस्ट्री है, ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री है, इसको अगर आप लीगलाइज कर देते हो, तो सरकार के पास आ जाएगी इसमें टैक्स लगाने की ताकत। जब सरकार के पास टैक्स लगाने की ताकत आ जाएगी,
तब ऑब्वियस सी बात है रेगुलर ऑडिट्स होंगे, रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे, एक रीजनेबल और रिस्ट्रिक्टेड मैकेनिज्म में ये इंडस्ट्री ऑपरेट करेगी, जिससे सरकार के पास भी अच्छा खासा पैसा आएगा और सरकार मैच फिक्सिंग जैसी चीजों को फिर इफेक्टिवली चेक भी कर सकती है। क्योंकि जब सरकार का रेगुलेशन इस इंडस्ट्री में इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगने शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो लोग इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत लीगली काम करने की कोशिश करेंगे, सरकार को भी अच्छा खासा पैसा आएगा और बहुत सारे इसके एंसिलरी बेनिफिट्स भी हैं, एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होगा। सरकार बेटिंग वेबसाइट्स को चेक कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, सस्पिशियस पैटर्न्स को ट्रैक कर सकती है, देख सकती है कि क्या भाई कहीं सडन स्पाइक तो नहीं हो रहा है पैसों में, कहीं से ब्लैक मनी की एंट्री तो नहीं हो रही है। अभी क्या करेगी कि सरकार अगर इनको सीधे सीधे आउटराइटली टैक्स नहीं करती है, ठीक है, एक नेशनल पॉलिसी इसके ऊपर नहीं आती है, साइलोज में ये इंडस्ट्री कुछ जगह पे काम करती है और कुछ जगह पे काम नहीं करती, तो इसके ऊपर एक इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। और जब आप किसी चीज के ऊपर एक इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं लगा पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। और अगर आप पता कर लेते हो तो उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये मैंने आपको बता ही दिए। इसके बहुत से फायदे यूके और यूएसए जैसी कंट्रीज में देखने को मिले हैं, वहां पे कहीं ना कहीं इन चीजों को लीगलाइज किया गया है। एक और एंगल आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ड्रीम 11 कंपनी ऑपरेट कर रही है ना, ये जीएसटी पे करती है, और जो ड्रीम 11 से जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं जो पैसा जीतते हैं वो लोग इनकम टैक्स भी पे करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे जिस पैसे की मैं बात कर रहा हूं वो लाइसेंस फी की बात कर रहा हूं। अगर इनको गेम ऑफ स्किल ना बोल के गेम ऑफ चांस बोल दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इनको रेगुलेट करने की ताकत आ जाएगी, और फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग कंपनी को लाइसेंस बांट सकती है और उस लाइसेंस के समय समय पे स्टेट गवर्नमेंट पैसे ले सकती है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसा आएगा। तो इस कोरोना के पैंडेमिक के समय पे जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग मांग के थक गई, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है हमारे हाथ बंधे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उस केस में एक अल्टरनेट रेवेन्यू सोर्स यहां पे निकल के आ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इससे रिलेटेड दोस्तों आपको बता दिए। आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी यहां पे। अब आते हैं हमारे फाइनल आर्टिकल पे, स्ट्रैटेजिक डीलिंग विद चाइना। देखिए यहां पे बात की जा रही है चाइना के साथ डील किया कैसे किया जाए। चाइना के ऊपर हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा नहीं सकते, क्योंकि चाइना के ऊपर अगर हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे तो वो हम पे ही पलट के आएंगे। तो अभी क्या है कि बॉर्डर फ्लेयर अप हो रहा है और चाइना इतना ज्यादा बोल्डली जो हम पे ऊपर बॉर्डर पे जो अटैक कर रहा है, ठीक है, गलवान वैली पे जो इंसिडेंट हुआ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना को ये पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट है। जो चाइना के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने $8 बिलियन इंडिया के सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में डाला। तो ओला ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, सब में चाइना का पैसा लगा हुआ है। इंडिया में चाइना से बहुत सारे इंपोर्ट्स आते हैं, इंडिया की एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन चाइना में एग्जिस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं अगर चाइना के साथ हमारी इकोनॉमिक डीकपलिंग होती है तो उसका चाइना को कम नुकसान होगा और इंडिया का उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमको प्रैग्मेटिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हम इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना के साथ जंग नहीं छेड़ सकते, वहां पे हम खुद ही हार जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए गए। आप रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान की बात करो, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करो, तो ताइवान की जो बहुत सारी कंट्रीज है ना, कंपनीज है, वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को चाइना के डोमेस्टिक मार्केट्स में बेचती हैं। तो जो ताइवान की कंपनी है फॉक्सॉन, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके चाइना में बिकते हैं। अगर आप यूएस चाइना की बात कर लो तो भले ही यूएस चाइना में एक ट्रेड वॉर सी छिड़ गई है, एक लाई सी होती नजर आ रही है, लेकिन तब भी यूएस की बहुत सारी कंपनीज चाइना में ऑपरेट कर रही हैं। यूएस की जो कंपनी है टेस्ला, वो अपने कार और बैटरीज को चाइना में बना रही है और प्लांट्स खुल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जो चाइना का सब सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वो भी रोबस्टली इंगेज है चाइना के साथ। आप देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो यूरोप तक पहुंच चुका है। यूरोप कॉन्टिनेंट चाइना के साथ ट्रेन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो चुका है और ये ट्रेन नेटवर्क बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। आप देखिए 2017 के पहले हाफ में 3000 कंटेनर ट्रेन चाइना से लेकर यूरोप में गई थी। तो सोचने वाली बात यह है कि हम जाने कितने सालों से बात कर रहे हैं कि हम रोड और रेल कनेक्टिविटी लेके आएंगे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री के साथ, लेकिन हम अब तक वो कर नहीं पाए और चाइना की ट्रेन यूरोप तक पहुंच गई हैं। और ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये हमारे नेबरहुड में पहुंच चुका है। आप समझ सुनी चुके होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हमारे लिए एक टेंशन की बात, और टेंशन की बात इसलिए कि जहां हम सिर्फ बात करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं कि हाँ भाई हम ये नेटवर्क स्थापित करेंगे, हम ये नेटवर्क स्थापित करेंगे, एक्चुअली में हम ग्राउंड पे कोई नेटवर्क स्थापित कर नहीं पा रहे हैं। और चाइना जो कुछ भी करने को कह रहा है वो ऑलरेडी उसको एग्जीक्यूट कर चुका है। वो एग्जीक्यूशन फेज में
पहुंच चुका है, वो आगे और प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहा है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है, प्रॉपर तरीके से एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहा है, और हम अभी प्लानिंग ही फेज में हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली डील करने की जरूरत है। इकोनॉमिक डीकपलिंग चाइना के साथ करना इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। जिस तरीके से चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे लेके गया, उसी तरीके से हमने जो प्लान किया था कि साउथ ईस्ट एशियन की नेशंस को रोड से, रेलवे से, इन सबसे कनेक्ट करेंगे, उसको बहुत प्रोएक्टिवली हमको आगे ले जाने की जरूरत है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं बहुत प्रिसाइज पॉइंट्स के साथ काम की चीजें आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।